नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 फरवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। चूंकि सैटरडे है आज, तो 4 ही आर्टिकल्स हैं। इन 4 आर्टिकल्स में 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, एक उतना काम का नहीं है क्योंकि एक बहुत पॉलिटिकल आर्टिकल है। पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटेरोगेटिंग द फॉल्स मेरिट रिजर्वेशन बाइनरी। यहां पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ये बात जो हमेशा बोली जाती है कि अगर आप लेक लिमिट से ज्यादा रिजर्वेशन दोगे तो एफिशिएंसी में कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी से जो बच्चे आ रहे हैं वो जनरल कैटेगरी जितने एफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी की जो पैरामीटर्स दिखाए जा रहे हैं वो गलत है। हमेशा रिजर्वेशन को मेरिट के साथ जोड़ना, एफिशिएंसी के साथ जोड़ना, ये सही नहीं है। इस प्रकार का एक व्यू पॉइंट इस आर्टिकल में दिया गया है, तो इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। फिर ओवरऑल इंडिया का यूनाइटेड किंगडम के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना कितना जरूरी है, क्या क्या इसमें प्रोग्रेस हुई है, और कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके साथ पोटेंशियल एफटीएस पाइपलाइन में है, इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। अच्छा आर्टिकल है, इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट, सेक्स एंड वायलेंस। यहां पे बेसिकली मैरिटल रेप की बात हो रही है। मैरिटल रेप के रिस्पेक्ट में मैं आपको 2-3 दिन से काफी करंट अफेयर्स में भी बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे एक आर्टिकल आ गया है, तो इसको भी यहां पे देख लेंगे। और अगला आर्टिकल पूरा ही पॉलिटिकल आर्टिकल है। यहां पे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कैसे कम्युनलाइजेशन हो रहा है आपका उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। पहली 58 सीट्स इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। यहां पे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल के इंट्रिकेसीज अगर मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा कम्युनल आर्टिकल होने लगेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोलने वाली बात होगी, तो मैं एक्चुअली में इस आर्टिकल को यहां पे स्किप कर रहा हूं। 3 पोटेंशियल आर्टिकल्स है काम के, ये तीनों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद इंटेरोगेटिंग द फॉल्स मेरिट रिजर्वेशन बाइनरी। यहां पे क्या बताया जा रहा है। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। चैनल को अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करने से खासा मदद मिलेगी। तो इफ यू कैन प्लीज ज्वाइन द चैनल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करने से वीडियो का इंगेजमेंट बढ़ता है और यूट्यूब इन वीडियोस को और लोगों के साथ शेयर करता है, पोटेंशियल व्यूअर्स के साथ। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक रीसेंट रूलिंग दी ऑल इंडिया कोटा के ऊपर। बेसिकली देखिए, समझिए, पहले क्या था, ये जो मेडिकल एडमिशंस होते थे, मेडिकल एडमिशन से मान लो एक मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें हैं, तो उन 100 में से 85 सीटें जिस राज्य का मेडिकल कॉलेज है उसके लिए, वहां के बच्चों के लिए रिजर्व होंगी, और 15 मेडिकल सीटें ऐसी होंगी जो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी आके पढ़ सकता है। वहीं पे जब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन की बात होती है, ये वाला जो मैंने सिनारियो बताया, ये अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन की बात हो रही है। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में मान लो किसी कॉलेज में 100 सीटें, राज्य की सरकार का कॉलेज है, तो 50 सीटें उस राज्य के डोमिसाइल वालों के लिए रिजर्व्ड होंगी और बाकी 50 पूरे देश के कोई भी आके पढ़ सकता है। तो ये जो 15% का ऑल इंडिया कोटा है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में, और 50% का ऑल इंडिया कोटा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में है, इनमें पहले जब भर्ती होती थी ना तो SC ST कोटा लगता था, लेकिन OBC कोटा नहीं लगता था। तो यहां पे क्या हुआ कि पिछले साल नरेंद्र मोदी जी ने मिड में ऑल इंडिया कोटा वाली मेडिकल सीटों में OBC कोटा भी लागू कर दिया और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला कोटा भी लागू कर दिया। अब जब यह कोटा लागू किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 3-4 चीजों के ऊपर बहस चल गई। पहली बहस तो इस बात के ऊपर चली कि भाई आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कोटा को जस्टिफाई करो, क्यों दे रहे हो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा आए हुए 2-3 साल हो चुके हैं, बहुत सारे लोग इस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पे कैसे दे सकते हो, रिजर्वेशन तो सोशल इनइक्वालिटी की वजह से है, वगैरह वगैरह बातें। प्लस एक बात के ऊपर और बहस चली है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया बताया गया कि 8 लाख रुपए तक की इनकम सालाना फैमिली की। तो ये क्राइटेरिया क्यों सही नहीं है, क्यों कुछ लोगों की अनकाउंटेड इनकम यहां पे नहीं देखी जा रही है, तो बहुत सी बातें ऐसी निकल के आती हैं। बहरहाल इस टॉपिक का मेन पोटेंशियल ये नहीं है। इस टॉपिक की मेन बातचीत ये है कि ये जो OBC कोटा दिया गया था सरकार के द्वारा, इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग ये बोलने लगे कि अब आप ऑल इंडिया कोटा में भी OBC कोटा दे रहे हो, तो एक लिमिट से ज्यादा कोटा हर जगह ले आओगे तो मेरिट पे फर्क आएगा, काम करने की एफिशिएंसी पे फर्क आएगा, ये सब बातें उठी। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जस्टिस दिया, मतलब एक बेंच दिया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब थे, जस्टिस AS बोपाना साहब थे। उन्होंने क्या बोला, they laid to rest a popular misconception of merit while advancing an interpretation that is consistent with their constitutional ideals of equality and social justice। मतलब कि ये कह रहे हैं, ये समझिए, बहुत सारे लोगों का ये बोलना था कि
कि ऑल इंडिया कोटा में चलो SC ST कोटा लागू है, अगर आप OBC कोटा भी लागू कर देते हो तो सब कुछ रिजर्वेशन के बेसिस पे ही होगा, तो मेरिट और एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा। लेकिन OBC कोटा को यहां पे कंफर्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और कंफर्म करके ये बता दिया है कि जरूरी नहीं है कि रिजर्व कैटेगरी के थ्रू आए हुए बच्चे हैं वो एफिशिएंसी और मेरिट के साथ काम ना कर पाए। ओवरऑल आप एफिशिएंसी और मेरिट को पोटेंशियली एक एग्जाम से पूरी तरीके से कनेक्ट कर दो, ये कह देना यहां पे सही नहीं होगा, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। अब कौन से पॉइंट्स के ऊपर बताया जा रहा है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पे ये पैराग्राफ पढ़िए, मैं पढ़ देता हूं फिर आपको समझाता भी रहूंगा। द कोर्ट टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली एड्रेस द इश्यू ऑफ मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन एट सम लेंथ, पैराग्राफ 17 to 28। 17 से 28 अपने जजमेंट में कोर्ट ने क्लियर कट बता रखा है कि मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन की डिबेट में क्या यहां पे डोमिनेट करेगा। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम द क्रिटिक्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस हैव आर्ग्यूड दैट रिजर्वेशंस वायलेट मेरिट। The defenders of reservation too often concede this, but argue that affirmative actions serve other goals, such as social representation. This is where the judgment authored by Justice Chandrachud breaks fresh ground. It builds on long tradition of progressive jurisprudence on the issue, but takes it in a new direction. क्या बताया गया इस पैराग्राफ में, पहले बता देता हूं। देखिए, जब भी रिजर्वेशन की बात आती है तो एक सोसाइटी का तबका ये बोलता है कि जरूरत से ज्यादा सीटों को रिजर्व कर दोगे तो एफिशिएंसी पहुंच ही नहीं पाएगी, सब लोग बिना मार्क्स स्कोर किए पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। हमेशा से जनरल कैटेगरी के लोग ये बोलते हैं कि भाई हमें ज्यादा स्कोर करना पड़ता है, बाकियों को कम स्कोर करना पड़ता है, और ओवरऑल वो आसानी सेलेक्ट हो जाते हैं, हम नहीं सिलेक्ट हो पाते। कुछ हद तक भाई जनरल कैटेगरी के बच्चों की बात सही है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ये क्या बोलते हैं कि भाई हमारे खिलाफ इतना अत्याचार हुआ है बैकग्राउंड में, तो हम ऑलरेडी डिसएडवांटेज्ड हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो आप एक्स्ट्रा राइट दो, इसलिए रिजर्वेशन सही है। उनकी भी बात कुछ हद तक सही है। यहां पे एक जो आर्ग्यूमेंट है कि भाई अगर आप रिजर्वेशन देते हो तो मेरिट कॉम्प्रोमाइज होती है, इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट इस जजमेंट में कुछ इंटरप्रेट कर रहा है ऑथर। क्या इंटरप्रेट कर रहा है ये आगे लिखा है। The judgment begins by recalling and reaffirming the principle of substantive equality rather than formal equality. Then underlies our constitutional promise of equality of opportunity. देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में फॉर्मल इक्वालिटी के बजाय सब्सटेंसिव इक्वालिटी बोला था। फॉर्मल इक्वालिटी क्या होती है कि आपने नाम के लिए बोल दिया तुम बराबर तुम बराबर तुम बराबर तुम बराबर, लेकिन सब्सटेंसिव, देखिए एक नया शब्द है, शब्द का मतलब वही है। सब्सटेंसिव इक्वालिटी का मतलब यह हो गया कि 2-3-4 इंडिविजुअल्स हैं, वो अलग अलग कंडीशंस में हैं, तो आप अलग अलग कंडीशंस के बच्चों को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और वो ट्रीटमेंट ऐसा हो कि जब फाइनली रिजल्ट सामने आए तब सब एक दूसरे से बराबर दिखें। ये बात यहां पे बोली जा रही है। और इस पर्टिकुलर जजमेंट को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के फ्रेमर्स के पॉइंट को याद करो तो वो सच में रियल स्ट्रक्चरल बैरियर्स को हटाना चाहते थे। अपॉर्चुनिटी जब छिनती है किसी बच्चे की तो उस छिनने वाली वजह है जो स्ट्रक्चरल बैरियर है, जो सोसाइटी में कास्ट की लाइन पे सेग्रीगेशन हो रखा है, जो आप कह लो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है लोअर कास्ट के अगेंस्ट, उसको यहां पे हटाने के लिए यहां पे कुछ आप कह लो मैंडेट्स बनाए गए, जिसमें से एक मैंडेट है रिजर्वेशन। फिर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लैंडमार्क कोर्सेज को कोट किया है, जैसे स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एम थॉमस को कोट किया है, केसी वसंत कुमार 1985 को कोट किया है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 को कोट किया है, जिसमें यह बोला गया है कि भाई आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन एक्सेप्शन बट एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इनिशिएट अंडर आर्टिकल 16(1). आर्टिकल 16(1) में यह बोला गया था कि भाई इन आधारों पर, उसमें से एक आधार कास्ट थी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन रिजर्वेशन दे दिया गया। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों ने बोला कि भाई अब तो आप आर्टिकल 16 क्लॉज 1 को वायलेट कर रहे हो, इक्वालिटी को वायलेट कर रहे हो। लेकिन नहीं, इन जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 16 क्लास 4 में रिजर्वेशन जो दिया गया वो वायलेट नहीं कर रहा है राइट टू इक्वालिटी को, उसको एक्सटेंड कर रहा है। क्योंकि ऐसे लोग जो पहले से पिछड़े हुए हैं उनको दूसरों के साथ इक्वल फुटिंग में लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। और सबसे खास बात यहां पे ये कि जो पहली जनरेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये बात तो देखो बिल्कुल सही है, ठीक है, एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है, एक रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है। मान लीजिए गरीब गांव में किसी किसान का बच्चा है, उसको रिजर्वेशन मिला, अब उसकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं, और वहीं पे शहर में एक जनरल कैटेगरी का बच्चा, उसके सब घर में पढ़े लिखे लोग हैं, पहले से लोग अच्छी जगह पे सेटल्ड हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अगर बिल्कुल ही इक्वली एग्जाम में कंपीट करवाओगे उस गांव वाले पिछड़े बच्चे को और जनरल कैटेगरी के बच्चे को, जनरल कैटेगरी वाला बच्चा जीत जाएगा। तो रिजर्वेशन का एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई फर्स्ट जनरेशन जो कि अपने दम पे जैसे तैसे करके उठ रही है,
या फिर जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसको तो देखो रिजर्वेशन की जरूरत है, और उसको अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो ये सब्सटेंसिव इक्वालिटी लेके आता है। लेकिन यहां पे जनरल कैटेगरी की एक और बात सुननी पड़ेगी। कई बार क्या देखा गया है कि आईएएस आईपीएस जो कि रिजर्व कोटा के बेसिस पे आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, वो अब किसी भी हाल में डिसएडवांटेज कैटेगरी में नहीं रह गए। उनके बच्चे भी अगर कोटा का बेनिफिट लेंगे तो ये प्रॉब्लम है। जी हाँ, देखिए ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। रिजर्वेशन के प्रोसेस को रो ओरिएंट करने की जरूरत है। जो सच में पिछड़े हुए बच्चे हैं उनको यहाँ पे सब्सटेंसिव इक्वालिटी के सिद्धांत पर ऊपर लाने की जरूरत है। लेकिन हो ये रहा है कि रिजर्वेशन कैटेगरीज के अंदर भी, अब आप देखो जो रिजर्व कैटेगरीज हैं एससी एसटी ओबीसी की, इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग सेग्रीगेशन है। जो क्लासेस ऊपर उठ गई हैं वही सारा बेनिफिट अपनी तरफ खींच रही हैं, और नीचे वाले आज भी डिसएडवांटेज है। ये पर्टिकुलर जो सेग्रीगेशन है इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। रिजर्वेशन अभी भी हमारी सोसाइटी में जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उस रिजर्वेशन के अंदर आप कह लो ना कि सिंक्रोनाइजेशन लेके आइए, कुछ ऐसा करिए कि सच में एक नीडी पर्सन को मिले रिजर्वेशन। अब एक आईएएस या आईपीएस का बेटा जिसके पास ना पैसों की कमी है ना फैसिलिटीज की कमी है, वो कौन से बेसिस पे रिजर्वेशन क्लेम कर रहा है, ये सच में एक सोचने वाली बात है। ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बता रखी। प्लस एक और बात बताई गई, देखिए The individual difference may be a result of privilege, fortune or circumstance, but it cannot be used to negate the role of reservation in remedying the structural disadvantage. ये तो देखिए मैंने जैसे तैसे करके आपको यहाँ पे समझा दिया है। फिर The judgment contributes to the specification of the mechanism through which social privileges work. Justice Chinnappa Reddy and KC Vasant Kumar versus State of Karnataka 1985 have critiqued the purely economic understanding of claims of reservation by emphasizing that embedded and rigid nature of social cultural cost of caste. मतलब इस पर्टिकुलर कौन से केसी वसंत कुमार 1985 में ये बताया गया था कि रिजर्वेशन को केवल इकोनॉमिक सेंस में मत देखिए, यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी कास्ट के अगेंस्ट क्या सोशियो कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन रहे हैं, और उसके बेसिस पे आपको रिजर्वेशन को जस्टिफाई करना है, ना कि केवल आपको पैसे के बेसिस पे रिजर्वेशन को जस्टिफाई कर रहे हो। और फिर किसी एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे सीधे सीधे अगर आप दो लोगों को कंपेयर करते हो, तो एग्जामिनेशन जब कंडक्ट हो रहा है तो कंडक्ट होने के समय पे वो दो लोग इक्वल फिटिंग पे हो, इस बात को भी यहां पे इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर यहां पे कुछ और बातें बताई गई हैं। स्टीरियोटाइप्स एंड स्किल्स एक्सपोजेस सोशल प्रेजुडिसेस दैट मास्करेड एज कंसर्न्स अबाउट एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंजाइटीज अबाउट द डाइल्यूशन ऑफ मेरिट। ये अब मेन पॉइंट आया कि भाई मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी अगर आप रिजर्वेशन देते हो। तो देखिए इस पर्टिकुलर जजमेंट में रिकॉग्नाइज किया गया दैट देयर इज अ नीड टू रेक्टिफाई प्रेजुडिशियल स्टीरियोटाइप्स अबाउट द स्किल्स ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शंस। ये जो प्रेजुडाइस है कि भाई वीकर सेक्शन के लोग अगर सेलेक्ट होके जाते हैं रिजर्वेशन के दम पे तो उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है काम को कर पाने की, ऐसा कह देना यहां पे गलत है। 2019 का एक डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, बीके पवित्रा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसको ऑथर किया था जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने। इसने क्या बोला था? द बेंचमार्क फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान से सुनिएगा, इज नॉट सम disembodied abstract ideal measured by the performance of a qualified open category candidate. Efficiency of administration in the affairs of the union or of a state must be defined in an inclusive sense, where diverse segment of society find representation as a true aspiration of governance by and for the people. मतलब कि 2019 के बीके पवित्रा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के जजमेंट में, जो कि अभी जजमेंट दे रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, इसी के जज जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने क्या बोला था कि जब भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप एफिशिएंसी की बात करते हो तो वो एफिशिएंसी केवल आप उस क्वालिफाइंग एग्जाम के बेसिस पे असेस करो जिस पे सेलेक्ट होकर बच्चा नौकरी में आता है, ये पैरामीटर बिल्कुल भी गलत होगा। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एफिशिएंसी की बात की जाए, चाहे वो केंद्र की सरकार की बात हो चाहे वो राज्य सरकार की बात हो, ये इस टर्म्स में भी देखनी चाहिए कि एक इंक्लूसिव सेंस हो। उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर राज चलाने वाले लोग हर अलग अलग सोसाइटी के तबके से आते हो और कंसोलिडेटेड तरीके से एक फुटिंग पे मिलके वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, ये यहां पे जरूरी है। सिर्फ मेरिट को आप एग्जाम के बेसिस पे एसेस कर दो, ये एक गलत पैरामीटर होगा। हालांकि जनरल कैटेगरी का एक बच्चा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अगेंस्ट ये स्टेटमेंट देगा कि भाई आप सिलेक्शन के लिए एग्जाम कोई क्राइटेरिया रख रहे हो तो हम तो एग्जाम में ही मेरिट देखेंगे ना, सेलेक्ट होने के बाद हमने सर्विस में कैसे परफॉर्म किया ये एक अलग बात है। कई बार ऐसा होता है कि सिलेक्ट होने के बाद जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी से आए वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन हर कोई सबसे पहला स्टेप क्या है किसी भी नौकरी में घुसने का? एग्जाम।
और एग्जाम क्वालिफाई किया तो नौकरी में जाओगे, नहीं किया तो नहीं जाओगे। तो जो नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है और वो रिजर्वेशन उसके लिए रीजन है, तो वो क्या बोलेगा? वो तो यही बोलेगा ना कि भाई हमको तो नहीं सिलेक्ट करने दिया गया। देखिए ये जनरल एक ह्यूमन नेचर है, इसमें आपको बहुत ओपनली सोचना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है और दूसरी तरफ मान लीजिए कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, तो जनरल कैटेगरी का बच्चा मान लो रिजर्वेशन की वजह से नहीं सिलेक्ट हो पाया, तो सच में उसके अंदर एक ग्रज रहेगा कि यार मेरे पास रिजर्वेशन नहीं था तो मैं नहीं हो पाया। ये नेचुरल ह्यूमन नेचर है, इसमें उसको गरियाने की जरूरत नहीं है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है, अगर वो रिजर्वेशन की बेसिस पे मान लो सिलेक्ट हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को जस्टिफाई करेगा, उसके लिए कोई ना कोई आप ग्राउंड उसके पास भी होगा, तो उसको भी यहाँ पे गरियाने की जरूरत नहीं। सब अपनी अपनी जगह पे सही है, सोचने वाली बात ही। अगर एक कोई ब्रॉड माइंडेड पर्सन इस पर्टिकुलर मैटर को सोचेगा तो वो देखेगा कि भाई अपनी अपनी जगह सब सही है। हालांकि जिसको बेनिफिट हो रहा है वो अपने आप को जस्टिफाई करेगा, जिसको नहीं हो रहा है वो दूसरे को क्रिटिसाइज करेगा। ये तो देखो होता ही है। हमें तो एक ऐसी सोसाइटी का इंतजार है जिसमें कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो ही ना, जिसमें अगर आप रिजर्वेशन दे भी दो तो भी कट ऑफ मार्क्स जनरल कैटेगरी के और SC ST के सेम हो जाए। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी, रिजर्वेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और थ्योरी कोट की जा रही है, जैसे अश्विनी देशपांडे जी है, इनकी एक स्टडी है। इनकी स्टडी ये बताती है कि भाई देखिए एग्जामिनेशन में जो आपसे पूछा जाता है और उसमें जिस प्रकार से आप परफॉर्म करते हो उसका बहुत वीक लिंक है उन कामों के साथ जो कि आप सेलेक्ट होने के बाद नौकरी में जाने के बाद करोगे। तो ये भी एक व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया जा रहा है कि भाई एग्जाम ट्रॉमेटिक ब्लड बाथ्स हैं जिनके बेसिस पे कैंडिडेट की एफिशिएंसी को एसेस किया जाता है। एक्चुअली में जो काम उसको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद करना है वो एग्जाम में पूछी गई चीजों से काफी अलग है। तो इस प्रकार की भी बहुत सी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इंडिविजुअल कैरेक्टर, एक्सपीरियंसेस, ट्रेनिंग, जजमेंट करने की ताकत, ये सब बहुत मैटर करता है कैंडिडेट की परफॉर्मेंस में। सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे आप सब कुछ करो, ये ठीक नहीं है। तो एक व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया गया योगेंद्र यादव जी के साथ के द्वारा। ये स्वराज इंडिया के फाउंडर हैं, जय किसान आंदोलन के फाउंडर हैं। इसमें प्रणब धवन जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के, इन्होंने भी व्यू पॉइंट दिया। तो उस व्यू पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इंडिया कॉलिंग विद क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड विद माइंड। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? तो भैया इस साल जनवरी में फॉर्मली लॉन्च हो गए हैं निगोशिएशंस इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच साइन होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। और कॉमर्स मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल साहब मिले यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एनी मैरी ट्रेवलिन से। ये हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब। और यहाँ पे ओवरऑल एक बैलेंस्ड और FTA को साइन करने के लिए निगोशिएशंस चल रहे हैं और 90% ऑफ द टैरिफ लाइंस को यहाँ पे कवर करने की बात की जा रही है। आप बोलोगे सर टैरिफ लाइन क्या होती है? तो देखिए कस्टम टैरिफ हेड सुना होगा आपने, CTH बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में इसको। तो जितने भी प्रकार के गुड्स हो, चाहे कपड़े हो, चाहे केमिकल्स हो, चाहे पाइप हो, ट्यूब हो, जितनी भी दुनिया में प्रकार का सामान होता है, वो जब इंपोर्ट होता है या देश में एक्सपोर्ट होता है तो उसको एक CTH के अंदर क्वालिफाई किया जाता है। इसको कभी कभी टैरिफ लाइन भी बोला जाता है। तो टैरिफ लाइन जितनी ज्यादा कवर्ड होंगी एक FTA में, उतना ही अच्छे इकोनॉमिक रिलेशन होंगे, मतलब उतना ही ज्यादा सामानों के एक्सपोर्ट को लेके और इंपोर्ट को लेके, आयात और निर्यात को लेके चीजें दो कंट्रीज के बीच में क्लियर है। इसलिए अगर इंडिया और यूके के बीच में एक FTA ऐसा साइन हो जाता है जिसमें 90% टैरिफ लाइंस कवर्ड है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और इसके अंदर पोटेंशियल है कि 2030 तक इंडिया यूके का जो बायलैटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन तक पहुंच सकता है, जिसमें गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सब कुछ कवर्ड होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर भी बातचीत की जा रही है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के ऊपर भी बातचीत की जा रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एंटी करप्शन, हर चीज के ऊपर यहाँ पे बातचीत हो रही है। और जबरदस्त तरीके का एक मोमेंटम आ रहा है इंडिया और यूके के बायलैटरल एंगेजमेंट में। दोनों ही पार्टीज बहुत इंथुजियास्टिक लग रही, एम्फेटिक लग रही हैं। लेकिन देखिए चीजों को इतना भी ज्यादा रोजी तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। क्या है कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना अपने आप में एक मुश्किल काम, इट इज नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है ना। और बहुत जल्दी सारी की सारी टैरिफ लाइंस के ऊपर यहाँ पे बातचीत तय हो जाए ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इलाके हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि दोनों कंट्रीज के लिए सेंसिटिव हैं। इसीलिए पीयूष गोयल साहब ने यहाँ पे बोला कि भाई देखिए डील ब्रेकर कोई भी नहीं है। सेंसिटिव चीजों के ऊपर बातचीत होने लगती है तो कुछ चीजों के ऊपर मान लो दो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट का एक्सेस है। अब ब्रिटेन की कंपनीज अनहिंडर्ड एक्सेस चाहती है इंडियन मार्केट का, चाहती है इंडियन मार्केट के अंदर हमारी जो गुड्स है वो कम इंपोर्ट ड्यूटी पे आए। भारत सरकार ने कहा ठीक है तुम एक काम करो, तुम हमको अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी दे दो। यूके बोलेगा अरे हम कैसे दे दे भाई, हमने तो इतनी डेवलप की, तुम तो चिल्लर कंट्री हो। इंग्लैंड को तो यही लगेगा कि भाई इंडिया तो चिल्लर कंट्री, हम इनको अपनी टेक्नोलॉजी क्यों दे। इंडिया बोल रहा है हमारा इतना बड़ा मार्केट ले रहे हो तो हमें टेक्नोलॉजी नहीं दोगे। अब यहाँ पे एक क्लैश आ गया और कहो इस क्लैश के चलते पूरा का पूरा FTA बेकार हो जाए। इसीलिए पीयूष गोयल साहब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भैया देखो छोटे छोटे जो इश्यूज हैं, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, उनको थोड़ी देर के लिए साइड रख के
अभी के लिए एक इंटरिम एफटीए एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है और धीरे धीरे वो जो ट्रिकी सेंसिटिव इश्यूज है उनको भी हम लोग यहां पे सॉर्ट आउट करेंगे। यूके को पता है कि इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है, इंडिया का मार्केट अगर यूके के प्रोडक्ट्स को मिल गया तो इनके मजे लग जाएंगे, लेकिन यूके अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहेगा। फिर यूके हमारे देश के लोगों को अपने देश के अंदर जल्दी घुसने नहीं देता, उनको इमिग्रेशन वीजा नहीं देता, ओवरऑल उनको रेजिडेंटशिप नौकरी करने की परमिशन नहीं देता है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो टारगेट ये कि पहले भाई लो हैंगिंग फ्रूट को पकड़ो, जो डील्स तुरंत हो सकती हैं बेसिस पे उनको तुरंत कर लो, और धीरे धीरे करके जो मुश्किल टारगेट्स हैं उनको ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बातचीत के थ्रू सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब अगर बात की जाए, as the global economy undergoes a fundamental transformation in the aftermath of COVID-19 and supply chains get restructured, India cannot lose any more time in setting its house in order. दुनिया भर में फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इंडिया को भी अपना हाउस ऑर्डर में लेके आना है। दो तीन चीजें इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का पार्ट इंडिया है नहीं, और आपको पता है कि साउथ चाइना सी हो गया, आपका पैसिफिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन को बॉर्डर करने वाली बहुत सी कंट्रीज इस आरसीईपी का पार्ट बन रही हैं। फिर एक और एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अब इस प्रकार के मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स की जो कंट्रीज पार्टनरशिप में होती हैं उनको काफी फायदा होता है। तो अगर इंडिया इन पार्टनरशिप्स में मेंबर नहीं है तो फिर भाई इंडिया को बाइलेटरल पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। इस रिस्पेक्ट में यूके के साथ एफटीए करना, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी हो सकता है यहां पे एक एफटीए साइन हो जाए इस साल में, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एफटीए की बातचीत चल रही है, और भी बहुत सी कंट्रीज के साथ एफटीए की बातचीत चल रही है, चाहे वो कनाडा हो, यूएस हो, यूरोपियन यूनियन हो, साउथ कोरिया हो, बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऑलरेडी सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हो चुका है। लेकिन जो बात एफटीए में होती है वो सेपा में आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस रिस्पेक्ट में अर्जेंट बेसिस पे एफटीओ को स्टैब्लिश करना ये इंडिया की जरूरत है और ब्रिटेन की भी जरूरत है। ब्रिटेन ब्रेक्जिट से बाहर निकल चुका है, तो इस समय पे ब्रिटेन को दुनिया भर की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के साथ एग्रीमेंट की जरूरत है। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़ा मार्केट है चाइना के बाद। दूसरा, यूके इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। यूके के, मैंने कुछ दिन पहले यूके के एम्बेसडर का आर्टिकल, लिखा हुआ आर्टिकल भी आपके साथ डिस्कस किया था, जहां पे साफ साफ उन्होंने बोला था कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन में ज्यादातर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाली है, ज्यादातर आबादी यहां पे रहती है, इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ट्रेड बहुत बड़ा इस इलाके से निकलता है। तो इंडो पैसिफिक इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी नाउ, और इस सेंटर के साथ अगर रिश्ते स्थापित करने हैं तो इंग्लैंड को इंडिया के साथ तो रिश्ते स्थापित करने पड़ेंगे। इसीलिए इंडिया के साथ अर्जेंट बेसिस पे एक एफटीए बहुत ज्यादा यूके के इंटरेस्ट में भी है, इंडिया के इंटरेस्ट में भी, और इसके साथ सिक्योरिटी भी जुड़ी हुई है। अभी देखो अगर आप, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकुलेशन ऑफ यूके नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पॉलिसी रिलीज की गई थी मार्च 2021 में, जिसमें यूके का इन्वॉल्वमेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। और इंडो पैसिफिक में आना है और इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट हो जाता है अगर यूके का, तो ये जो ट्रेड पार्टनरशिप है ये केवल ट्रेड पार्टनरशिप नहीं होगी, एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप, मिलिट्री पार्टनरशिप को भी कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। समझ गए बात को। यूके हालांकि सीपीटीपीपी का भी पार्ट बन रहा है। सीपीटीपीपी अभी आपको बताया ना फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का भी पार्ट है। तो यूके अपने ऑप्शंस को एनहांस कर रहा है ब्रेक्जिट के बाद। और सबसे खास बात यह है कि अब तक यूके के कैलकुलेशंस में चाइना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। यूके की ज्यादातर सप्लाई चेन्स चाइना में स्थित थी, लेकिन इंटरनेशनल एरेना में, और चूंकि यूके यूएस का अलाई है, तो लंबे समय तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी यूके के लिए सही नहीं है। यूएस भी ये पसंद नहीं करेगा, इसलिए यूके यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट कर रहा है। और अगर प्रायोरिटी शिफ्ट होंगी तो किसकी तरफ ये ज्यादा भागेंगे, इंडिया की तरफ ये यहाँ पे ज्यादा भागेंगे। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी के लिए और पार्टनरशिप के लिए, इकोनॉमिक आप कह लो ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए इंडिया के साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। यूनाइटेड किंगडम की अप्रोच इस बात से भी पता चलती है कि ऑकस नाम का ग्रुप रिसेंटली बताया गया है, जिसमें यूएस और यूके मिलके न्यूक्लियर पावर सबमरीन देंगे, किसको, ऑस्ट्रेलिया को। तो इस प्रकार की जो ग्रुपिंग्स है वो इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिवली प्रमोट कर रहा है यूके, पीछे से यूके को सपोर्ट कर रहा है यूएस, और यहाँ पे इंडिया, यूके और यूएस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूके के पास से अब ईयू मार्केट्स जा चुके हैं, नॉन यू मार्केट में, चाइना मार्केट में कितनी एंट्री रहेगी आगे आने वाले समय में पता नहीं। इंडियन मार्केट को टैप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दैट्स द पॉइंट यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो कि उठाया जाता है। लेट्स सी कि कितनी जल्दी हम एक एफटीए साइन कर पाते हैं यूके के साथ। अगला आर्टिकल है सेक्स एंड वायलेंस। यहाँ पे ज्यादातर देखिए रिपीटेड चीजें। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक अपना जवाब दिया। एक्चुअली में स्मृति ईरानी जी ने खड़े होकर ये बोला कि भाई देखिए,
हर मर्द को एक रेपिस्ट की तरह देखना और हर शादी में वायलेंस को ढूंढना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अगर देखिए, सरकार का पिछले 4-5 साल में एक स्टैंस रहा है कि भाई मैरिटल रेप को हम कह लो अलाउ नहीं करना चाहते। अभी के लिए क्या है कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर शादीशुदा लड़की की एज 18 साल से ज्यादा की है तो फिर वो अपने पति के ऊपर मैरिटल रेप का इल्जाम नहीं लगा सकती। सरकार का स्टैंस क्या है कि भाई अगर इस प्रकार के इल्जाम लगाने लगे तो इंडिया के अंदर मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो खतरे में आ जाएगा और कोई भी वाइफ कभी भी अपने हस्बैंड के खिलाफ इल्जाम लगा सकती है, उसको फंसा सकती है। तो कल की डेट में हो सकता है कि भाई मैरिज को लेके लोगों का भरोसा ही उठ जाए मैरिज के ऊपर से। ऑलरेडी इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस कंटेक्स्ट में लेके बहुत सारे लोगों का बोलना है कि भाई मैरिटल रेप को आप क्रिमिनलाइज मत करो। लेकिन अब बहुत सारे पिटीशंस कोर्ट में फाइल हो गए। हाई कोर्ट ने सवाल भी पूछा है यहाँ पे सरकार से कि भाई आप क्या कर रहे हो इस मैरिटल रेप के इशू को लेके। तो इस कंटेक्स्ट में स्मृति ईरानी जी का स्टेटमेंट आया था कि हर आदमी को रेपिस्ट समझना और हर मैरिज को एक वायलेंट मैरिज समझना ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन लेट्स सी कि भाई गवर्नमेंट यहाँ पे इस चीज को कैसे इंटरप्रेट करती है। गवर्नमेंट हवा के हिसाब से चलेगी और आगे आने वाले समय में अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की कह लीजिए डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली मैरिटल रेप को यहाँ पे क्रिमिनलाइज किया जा सकता है। एक और बात बताई जा रही है कि इंडियन कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो भाई बहुत सी प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन है, इलिटरेसी, पॉवर्टी, सोशल कस्टम्स, रिलीजियस बिलीफ्स, ये सब वुमेन के अगेंस्ट अलाइंड है। तो ये सारे प्रेवलेंट सोशल प्रेजुडाइसेस ऑलरेडी वुमेन के अगेंस्ट झुके हुए हैं। तो इस कंटेक्स्ट में आप ये बोलो कि भाई आप मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज नहीं कर रहे हो तो वो गलत है। प्लस ऑथर यहां पे ये भी कह रहा है कि देखिए ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इंडिया के अंदर आ रखा है और एक घर के अंदर, शादीशुदा घर के अंदर लड़का और उसकी फैमिली कुछ भी अगर लेडी के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, वाइफ के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, तो उनको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर चार्ज किया जा सकता है। तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मैरिज के इंस्टीट्यूशन को नहीं तोड़ पा रहा है तो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना भी मैरिज के इंस्टीट्यूट को नहीं तोड़ पाएगा। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ बोली गई यहाँ पे, कुछ खास देखिए एज सच यहाँ पे कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बता रखा है। जितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। फिर यहाँ पे जस्टिस JS वर्मा की कमेटी को रिपोर्ट कर रखा है जो कि सेक्शन 375 को हटाने की बात कर रहा था और ये कह रहा था कि मैरिटल रेप को अगर आप क्रिमिनलाइज नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि एक वाइफ एक हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, इम्प्लाइड कंसेंट होना कि हस्बैंड कुछ भी कर सकता है वाइफ के साथ, ये सब आज की प्रोग्रेसिव सोसाइटी में बिल्कुल सही नहीं है। हस्बैंड की अथॉरिटी उतनी ही है अपनी वाइफ के ऊपर जितनी एक वाइफ की अथॉरिटी है अपने हस्बैंड के ऊपर। यहाँ पे बहुत चीजों को इक्विटेबल तरीके से देखने की जरूरत है। इनइक्विटेबल तरीके से तब तक देखा जाएगा जब तक मैरिटल रेप को इंडिया के अंदर एक्सेप्शन दिया गया है अंडर सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो वही रिपीटेड पॉइंट्स, कुछ नया मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं। 2 मेन आर्टिकल्स थे जो कि मैंने आज आपके साथ डिस्कस कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, टेक केयर।